आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के फिजिक्स से। चैप्टर नंबर आपका थर्ड, फिजिक्स से बोल रहे हैं हम, चैप्टर नंबर थर्ड आपका, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और आम भाषा में हम लोग अपने मतलब प्रतिदिन के जीवन में जो हम लोग अपने आम बोलचाल में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? बिजली बोलते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो क्लास है यहाँ से ही हम लोग आज शुरू करेंगे अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर थर्ड को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में हम लोग इसको बिजली कहते हैं, और थोड़ा सा शुद्ध बोलना चाहेंगे आप तो इसको हम लोग विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, आपके क्लास 10th में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का, जिसमें से हम लोगों ने लाइट पढ़ लिया, उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वो भी हमने पढ़ लिया, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हमारा चौथा जो हम लोग अभी नहीं पढ़े लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बताना यहाँ पे आपको ये चाह रहे हैं कि क्लास 10th में जो फिजिक्स में आपका 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर में से जो सबसे लंबा चैप्टर और सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने लायक है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये हम जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने लाइट पढ़ा, आपने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ा, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे। आप ये खुद रियलाइज कर पाएंगे कि ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझने वाला चीज है, डायग्राम वाला चीज है, वो आपका इसी में है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, और इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार से शुरू करेंगे। मतलब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, बीच बीच में डायग्राम आएगा उसको भी हम लोग बनाएंगे। पूरा फॉर्मूला, थ्योरी, डायग्राम जो कुछ भी है सब कुछ हम लोग बोर्ड पे अपना समझ लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सिलसिला चालू करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बाद में इसलिए क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल्स बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम पहले ही बता देते हैं आपको कि बीच बीच में जैसे जैसे हम फॉर्मूला आपको पढ़ाते जाएंगे कुछ कुछ, तो बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, ताकि आपको ये मालूम चलता चले कि इस फॉर्मूला से सवाल हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाए तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप एक दिन भी बिना इलेक्ट्रिसिटी का रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि आप गर्मी से बेचैन हो जाएं, हो सकता है कि आपको बहुत जरूरी कोई काम पेंडिंग था जो कि आपका फोन से हो सकता था, उसके बिना भी आप नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है लेकिन इलेक्ट्रिक, वो जो आपका रेलवे वाला इलेक्ट्रिक लाइन होता है वो खराब है, तो आप कैसे ट्रेवल कर पाएंगे? और दूर जाना आप जब बस से नहीं जा सकते। मान लीजिए आपको यहाँ से केरला जाना है, पटना से केरला, कोई बस नहीं चलता यहाँ से। एक मात्र ऑप्शन क्या आपके पास? हालांकि 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा? एक रेल ट्रेन और एक आपका प्लेन। मान लीजिए प्लेन थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ट्रेन। लेकिन वहां पे ट्रेन में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइन होता है वो खराब है, क्या जा पाएंगे आप? बेसिकली मोटा मोटे तौर पे हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कहा जाए तो हम लोग चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। पंखा आपका चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इधर ये छोटा सा ये बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे आपका वो मरकरी जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। आपके इस पूरे क्लास में वायर दौड़ा हुआ है, पूरा सर्किट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। घर यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, सड़क पे जाएंगे, ऐसे नजर करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का तार। घर पे आप जाओगे, सबसे पहले आपका बल्ब दिखेगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहा यह जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी से पूरी तरीके से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर आखिर हम लोगों को क्या क्या मतलब पढ़ना क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हालांकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ना इस चैप्टर को चाहते हैं कि मतलब कि चैप्टर में जहां से आपका शुरुआत हुआ है ये चैप्टर, वहां पे जाने से पहले ना हम चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे दिया जाए, ताकि जब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे तो आपको लगातार समझते हुए मतलब आप समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे और आपको एक फ्लो बन पाएगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा एटम के बारे में। और एटम के अंदर हमारा 3 कंपोनेंट होता है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी,
इसमें बिजली का बात होना चाहिए, करंट का बात होना चाहिए, वोल्टेज का बात होना चाहिए। आप ये एटम के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, जब तक आप एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको एक टर्म बहुत लंबे समय तक मिलता रहेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चैप्टर भी आपका यहीं से शुरुआत होता है, लेकिन मेन हिस्सों को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक सी चीजें पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे समझिए, दो अलग अलग आपने नाम टर्म आपने पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास में, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? वो सबस्टांस जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। कोई दिक्कत? जैसे हमारा ये एक मेटल है, ये स्केल हमारा मेटल है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कंडक्टर कहलाएगा। मतलब कि मेटल हमारे जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होके पास हो सके, वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। सिंपल। फिर हमारा इंसुलेटर क्या कहलाएगा? जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास ना करे। जैसे ये हमारा पेन, क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? कभी नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। ये दो बेसिक टर्म आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज यहाँ पे ना, थोड़ा सा आप ऐसे समझो, इस पूरी दुनिया में जितना भी चीज आपको लिविंग थिंग्स दिखते हैं, लिविंग जो जिंदा है, चाहे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, कुछ भी हो जो कि लिविंग है, ये सबके सब मिलके बने हुए होते हैं सेल से। पहली बात। दूसरी बात, इस पूरी दुनिया में आपको जितना भी चीज नॉन लिविंग दिखता है, वो सब का सब आपका एटम से मिलके बना हुआ होता है। जैसे ये हमारा पेन नॉन लिविंग थिंग है, किससे मिलके बने होंगे? एटम से मिलके बना हुआ होगा। अभी एटम के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। हालांकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में, याद कीजिए, क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग भरपूर पढ़े हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा बेस से चल रहा है। तो जितने भी इस दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, वो सबके सब आपके सेल से मिलके बने होंगे, और जितने भी आपके इस पूरी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग है, वो आपके एटम से मिलके बने हुए होंगे। ठीक है, लेकिन हमको इस चैप्टर में सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है एटम के बारे में। और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको क्लास 9th याद दिलाना चाहेंगे। एक एटम का स्ट्रक्चर याद कीजिए। कुछ हमारा एक गोल सा हुआ करता था, उसके बीच पे न्यूक्लियस होता था, उसके ऑर्बिट को हम लोग KLMN सेल के नाम से जानते थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, आप यहाँ पे और फ्रेश तरीके से समझ पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे क्लास 9th ना, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से। एटम का ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें ये चीज को हम लोग क्या कहते थे? याद है? न्यूक्लियस क्या करते थे हम लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस होता था, और ये सबका सब क्या होता था? याद है आप लोगों को? ये हो गया, फिर से ये हो गया, फिर से ये हो गया, और फिर से ये हो गया। इसको हम लोग नाम देते थे ऑर्बिट, या फिर हम लोग इसको और क्या नाम देते थे? सेल, या फिर सेल, SHELL सेल। अच्छा, इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते थे? याद आप लोगों को? पहला वाला KLMN, इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते थे, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ना हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। जो हम समझाना चाह रहे हैं, बस आप वो यदि समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एटम का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता था। इसमें जो हमारा बीचों बीच वाला हिस्सा है, वो हमारा न्यूक्लियस कहलाता था, और ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये हमारा ऑर्बिट या फिर हमारा ये सेल कहलाता था। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारे चैप्टर में होने वाला है। और थोड़ा सा यदि आप और याद करेंगे ना, तो आपको ये मालूम चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा रहा करता था, चलो ब्लू से लिख देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा रहता था प्रोटॉन, और डिनोट करते हैं प्रोटॉन को स्मॉल p से। और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज?
पॉजिटिव चार्ज। और इसमें एक और हमारा रहा करता था न्यूट्रॉन, डिनोट करते थे हम लोग स्मॉल n से। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर रहता था। अब सवाल है कि सर इसमें तो एक और हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, फिर वो कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिट पे, वो ऑर्बिट पे घूमता रहता था, याद कीजिए। तो यहाँ पे ना हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं आपके लिए। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम ई लिख के माइनस का साइन दे देंगे ना, तो आप समझ जाएगा ये किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी, यहां भी, यहां, यहां, और एक लास्ट यहां दे देते हैं। चलिए, अब ज्यादा बनाएंगे ना तो फिर ये हमारा घिसा पिटा डायग्राम हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है कि गंदा बने। थोड़ा सा आप इसको कॉपी में भी बनाते चलिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ये जो हमारा एटम आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग सेल पढ़ते थे ना, सेल के अंदर हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता था न्यूक्लियस होता था, इसमें भी हमारा सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस ही कहलाएगा। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए जरा ध्यान से। सेंट्रल पार्ट एटम में हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, जिसके अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल रहता है, इसीलिए इसका नाम भी है न्यूट्रॉन। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं हमारा क्या ऑर्बिट, इसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऑर्बिट पे ही घूमता रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा एक एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नीचे में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर हुआ। क्या एक्चुअली में एटम इतना बड़ा होता है? नहीं, वो तो इतना छोटा होता है कि आप उसको खुले आंखों से देख नहीं सकते। जैसे आप सेल को खुले आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार से आप एटम को भी खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा डायग्राम बनाने का सिंपल से हमारा मकसद है कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा आपको, इस दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग थिंग है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अब आप ये समझिए, आप सपोज करो कि ये हमारा क्या है, एक आयरन का रॉड है। आयरन, आयरन मतलब मेटल, आयरन मतलब मेटल, ये हमारा एक आयरन है, आयरन का रॉड है। इट मीन्स, तो बताइए, यदि ये हमारा आयरन का रॉड है, इट मीन्स आयरन हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर। तो ये हमारा एक कंडक्टर है। और यहां पे आप लिख लीजिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा आयरन रॉड है। इसका मतलब हो गया कि यदि ये मेरा एक आयरन का रॉड है तो ये हमारा एक कंडक्टर होगा, क्योंकि ये आयरन हमारा एक मेटल होता है और मेटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इट मीन्स ये हमारा एक कंडक्टर है। और ये कंडक्टर है तो बताइए, ये नॉन लिविंग थिंग हुआ या लिविंग थिंग हुआ? नॉन लिविंग थिंग हुआ। इट मीन्स ये किससे मिलके बने होंगे? एटम से मिलके बने होंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो इतना बड़ा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एटम का, एक्चुअली में इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा सा, एकदम पिद्दी सा होता है, बहुत छोटा सा। तो ये लाखों, करोड़ों, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, बल्कि उससे भी ज्यादा एटम से मिलके हमारा पूरा कंडक्टर बना हुआ होगा। इट मीन्स यहाँ पे यदि हम ये बिंदु बिंदु करके आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझना, ये क्या है? एटम है। हालांकि इतना स्पेस नहीं होता एटम के बीच में, लेकिन आप समझने के लिए क्या समझ लो, ये सबका सब आपका एटम है, जिससे मिल के ही हमारा ये पूरा कंडक्टर बना हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो हमने ये डॉट डॉट दर्शाया है, ये आपका एटम्स है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब कि ये लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन एटम से मिलकर हमारा ये कंडक्टर बना हुआ होगा, ठीक है। अब एक कंडक्टर का यहां पे हम और डायग्राम बनाते हैं आपको दिखाने के लिए क्या हम बताना चाहते हैं आपको। ये भी हमारा क्या है? वही वाला कंडक्टर है, यानी कि आयरन रॉड। ये भी हमारा
आयरन रड ही है। तो अब यहां पे समझिए आप, अब थोड़ा सा हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको मालूम है कि कंडक्टर ही एक लौता ऐसा मटेरियल है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पास करता है, ठीक है, यानी कि यहां से वहां जा सकता है हमारा कंडक्टर के थ्रू ही। तो जब पहली बार हमारे सामने हमारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया ना, तो उन्होंने ये कहा कि कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास कर रहा है। तो जब पहली बार हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया, हमारे साइंटिस्ट ने हम लोगों को दिया, तो उन्होंने बताया ना, ये बताया कि देखो, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि उस कंडक्टर में ना प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या यहां पे और उन्होंने क्या यूनिक बताया, ये भी जरा समझिए। कंडक्टर है मतलब कि से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है ना, तो वो किसके वजह से, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो किसके वजह से, प्रोटॉन के मूवमेंट के वजह से है। तो उन्होंने बताया हमको कि देखो, प्रोटॉन जो है, हाँ, प्रोटॉन जो है ना इधर से इधर घूमता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन। नीचे में लिख दे रहे हैं P प्लस का मतलब समझिएगा, ये हमारा प्रोटॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे फिर साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि कंडक्टर में, और चूंकि कंडक्टर तो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम के न्यूक्लियस के बीच में हमारा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने कहा ना कि किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें प्रोटॉन मूव कर रहा है, और किधर से किधर, लेफ्ट से राइट की ओर। और फिर उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने हम लोगों को फिर यह भी कहा कि जो मूवमेंट प्रोटॉन का है डायरेक्ट, मतलब कि जो मूवमेंट का डायरेक्शन प्रोटॉन का है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या बह रहा है, करंट भी बह रहा है। तो यहां पे ये वाला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल I से। समझाते हैं अभी और थोड़ा सा गौर से और समझाते हैं। तो ये जो आप I देख रही है, क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को ना बहुत बार शॉर्ट में केवल आपको करंट लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपके सामने वर्ड इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल हो या फिर करंट इस्तेमाल हो, आपको सेम समझना है। तो यहां पे हम लोगों को पहली बार हमारे साइंटिस्ट ने यह बताया कि देखो, किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यदि पास हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें हमारा मूव क्या कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है। और प्रोटॉन मूव किधर से किधर कर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है। और फिर हम लोगों को, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यह भी बता दिया कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बहेगा। जो हमारे घरों में करंट आता है ना, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ये पहली बार हम लोगों को साइंटिस्ट ने बताया। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए। लेकिन यहाँ पे ना एक मजेदार बात यह है कि जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, उस समय पे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं था। यानी कि यहाँ पे जो आप ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसका खोज उस समय पे हुआ ही नहीं था। कब, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी तक खोजा नहीं गया था। तो यहाँ पे हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि कंडक्टर में साइंटिस्ट लोगों ने हमको ये कहा, पहले के लोगों ने ये कहा कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट मीन्स इसमें मूव हमारा क्या कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। और उन्होंने हमको ये भी बता दिया कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी मूव कर रहा है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पे ये है, अभी बताएंगे आपको, इसमें और अच्छा आपको लगेगा कि मजेदार बात इसमें ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आया और जब ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, उस समय पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का खोज किया ही नहीं गया था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हमारे घर तक क्या आ चुका, इलेक्ट्रिसिटी आ चुका। लेकिन समय जैसे जैसे हमारा बीता, एटम के अंदर और अलग अलग प्रकार के इन्वेंशन किए गए, उसके बारे में और रिसर्च किया गया। अब साइंटिस्ट को क्या मालूम चला कि हाँ, एटम के अंदर ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा एक और हमारा चीज होता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब उनको क्या मालूम चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम चला। लेकिन अब उन्होंने कहा ना कि नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब उन्होंने हमको ये बताया
कि करंट का जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अब कंडक्टर में मूव कौन करेगा? प्रोटॉन मूव नहीं करता, अब क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब हमको ये बता दिया उन लोगों ने, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी एक और डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको, आप इसमें और ज्यादा समझ पाएंगे। ये आपका वही कंडक्टर है, ठीक है। अब चूंकि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन को खोज दिया, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, कंडक्टर में जो मूव करता है वो प्रोटॉन मूव नहीं करता है, वो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो आप सही कह रहे होंगे, तो हमने उसको मान भी लिया। तो आज भी पूरी दुनिया क्या मानती है कि कंडक्टर में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया था तब हम लोगों को कहा जाए कि हाँ प्रोटॉन मूव करता, हमने मान लिया। लेकिन अब क्या हम लोग मानते हैं, और उन्होंने कह भी दिया, बड़े बड़े लोगों ने कहा तो उनको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं करता कंडक्टर में, कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब जरा खुद भी लॉजिक लगाओ, आपने क्लास 9th पढ़ा है, एक बात आप जरा खुद लॉजिक लगाओ कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है, क्या कभी वो अपने न्यूक्लियस से बाहर निकलता है क्या? कभी नहीं। तो फिर मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने क्लास 9 में भर भर के पढ़ा है कि यही अपने ऑर्बिट पे मूव करता रहता है, ये तो बेचारा अंदर में पड़ा हुआ रहता है। तो फिर ना साइंटिस्ट लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि नहीं भैया, सही में प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं करता, क्योंकि तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। फिर मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ये हमको अब उन्होंने बताया। लेकिन अब यहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन बदल दिया। प्रोटॉन हमारा लेफ्ट साइड घूमता था, इलेक्ट्रॉन हमारा किधर से घूमेगा? ये प्रोटॉन हमारा लेफ्ट से राइट, अब ये राइट से लेफ्ट की ओर घूमेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। यहां पे थोड़ा सा हम बना देते हैं, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन को हम जब भी दिखाएंगे तो ई लिख के ऊपर माइनस का साइन दे देंगे, आप समझ जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन हमारा मूव नहीं करेगा, अब कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन अब बताइए कि करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या दिया? प्रोटॉन का डायरेक्शन तो उन्होंने बता दिया हमको, कहाँ इधर से दौड़ता था। इलेक्ट्रॉन का भी बता दिया उन्होंने कि हाँ इधर से इधर होता है। तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा पहले इधर से इधर था, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या बताया होगा हमको, बताइए। सेम उन्होंने रहने दिया। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन का मूवमेंट जो है उन्होंने सेम रहने दिया, यानी कि लेफ्ट से राइट ही उन्होंने रहने दिया, इसमें कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। शॉर्ट में कभी कभी करंट भी कह देते, आपको घबराना नहीं है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हम और खुल के बातें बता देते हैं, ताकि आप जब एनसीईआरटी बुक को कभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में केवल क्या कहेगा? कभी कभी करंट कहेगा। और इलेक्ट्रॉन को कभी कभी शॉर्ट में क्या कहेगा? चार्ज, चार्जेज, या फिर चार्ज भी कुछ भी कह सकते हैं। और चार्ज कह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा ना नेगेटिव चार्ज आपको वर्ड नहीं मिलेगा, हर बार आपको वर्ड क्या मिलेगा? चार्जेस मिलेगा। इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा आपको पूरे एनसीईआरटी बुक में, आपको इस चैप्टर में खास करके इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन वर्ड कहीं नहीं मिलने वाला आपको। फिर मिलेगा क्या? चार्जेस मिलेगा। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो चार्ज, समझ जाइएगा ये किसके मूवमेंट का बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का बात कर रहा है। जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो क्या? इलेक्ट्रिक करंट, क्या समझना है? सिंपल सा वो करंट का बात कर रहा है जो हमारे घर में आता है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ना आप समझो कि इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन हमारा इधर से इधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा मूवमेंट का इधर से इधर की ओर है। ठीक है, अब सवाल है ना यहाँ पे आपके मन में कि सर, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करता रहता है क्या? सर, क्या इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हमारे कंडक्टर में रहता है क्या? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मेटल है, आयरन का होगा, ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट कर सकता है। तो क्या सर अभी भी इसके अंदर में करंट है? क्या हम छुए तो करंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब हो गया कि करंट इसमें आने के लिए कुछ ना कुछ हमको अलग से लगाना पड़ेगा। अब वो क्या लगाना पड़ता है, सब चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपके सामने हम ड्रॉ करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को। अब वो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए,
फिर से डायग्राम आपके सामने आने वाला है, देखिए ध्यान से। चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और ये सब डायग्राम आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे के सारे डायग्राम को आप लिखिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम ना यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, देखिए ध्यान से, हम सेल बनाने वाले हैं। सेल बनाने का तरीका होता है, देखिए पहले आप एक बड़ा सा लाइन खींचो, फिर उसके बाद छोटा सा लाइन खींचो, ये हमारा हुआ एक सेल, ठीक है। उसके बाद इससे जोड़ के एक बड़ा सा लाइन दोबारा खींचो, फिर यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचो, ये हमारा 2 सेल, फिर से इसे जोड़ के एक बड़ा सा लाइन खींचो, फिर एक छोटा सा लाइन, इसमें कितने सेल हुए, 3 सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही हमारा कहलाता है बैटरी। इट मीन्स यहां पे कैसे पहचानेंगे कितना सेल है, सेल का मतलब क्या हुआ, बैटरी का छोटा यूनिट, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा ये एक सेल हुआ। उसके बाद फिर हमारा बड़ा वाला छोटा वाला है तो कितना सेल, 2 सेल, और फिर से है तो कितने सेल, 3 सेल। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा सेल आपके आपस में मिलता हुआ आपको दिखे तो समझ जाइएगा वहां पे क्या इस्तेमाल हुआ है, बैटरी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन केवल एक ही सेल रहेगा तो क्या बैटरी है वो, नहीं, वो केवल सेल है। बैटरी का आप डेफिनेशन आप खुद बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर नोन एज बैटरी। लेकिन कॉम्बिनेशन में कितने सेल होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया बैटरी को बनाने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आप एक स्विच बनाओ, ये क्या दर्शाता है, और स्विच को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ये आपका स्विच है, ठीक है। आगे इसको आप इससे जोड़ दो, ओके। आगे फिर अब यहां पे ना हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं, वो डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल ए, इसको हम लोग कहते हैं अमीटर। अभी बताएंगे हम टोटल चीज, ठीक है, पूरा समझाएंगे। पहले आपको हम सर्किट बनाना सिखा देते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। अब जरा बताइए, तो बैटरी में आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इधर वाला जो आपको ये बड़ा वाला दिखता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये छोटा वाला इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और आपका ये हो गया क्या, यहाँ पे लिखते भी चलिए आप, ये आपका बैटरी है। बैटरी क्यों हुआ कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 या 2 से ज्यादा सेल है इसीलिए हमारा बैटरी है, ठीक है। और ये आपका बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये के किसको डिनोट करता है, स्विच को। ये क्या आपका, ये आपका स्विच है, ठीक है। बताएंगे अभी स्विच का भी फंक्शन बताएंगे, इसका भी फंक्शन बताएंगे, सब चीज बताएंगे। अब इसमें आ जाइए आप, ये जो ए आप देख रहे हैं ये हमारा एक डिवाइस होता है, इसको हम लोग कहते हैं आमीटर। इसके बारे में पूरा बताएंगे, आमीटर। और ये आमीटर क्या करता है मालूम है, ये करंट को पता करता है कि कितना आपके सर्किट में करंट बह रहा है, पूरा बताएंगे आपको। सर्किट भी आपके लिए एक नया वर्ड है, अभी आप फिलहाल समझो क्या है। ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और ये आपका एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं आमीटर। अभी ज्यादा मत दिमाग लगाओ कि हाँ सर ये क्या बता रहे हैं आप, सिंपल सा आप पहले बनाते जाओ। और आगे बढ़ते हैं फिर, इसके अंदर आपका क्या था, ये आपका इलेक्ट्रॉन था इधर, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन है, ओके। चलिए अब समझिए यहां पे ध्यान से कि आखिर हम यहां पे क्या बताना चाहते हैं आपको। आप ना कुछ देर के लिए ये समझ लीजिए कि आपका यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहां पे आपका एक स्विच लगा हुआ है, और इस बैटरी से आपका एक ये लंबा सा वायर जुड़ा हुआ है। क्या समझो आप इसको, वायर समझो। ये जो बड़ा सा आपको यहां पे दिख रहा है ना, आप क्या समझो कि सर ने क्या किया है, इस वायर को थोड़ा सा जूम कर दिया है और इसको बड़ा बना के दिखा दिया है, बस। तो क्या समझना आपको यहाँ पे कि आपके पास एक बैटरी है, एक स्विच है, और यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है, उससे हमारा एक वायर जा रहा है ऐसे। और सर ने क्या किया, केवल यहाँ पे इस वायर को थोड़ा सा जूम कर दिया, जैसे हम लोग फोटो जूम करते हैं ना, जूम कर दिया, ताकि हम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट दिखा सके, ठीक है। ये आपका हुआ।
अब ये जो आप पूरा एक अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं सर्किट। और एक बात बताइए, आप जब आप बैटरी में वायर को जोड़ेंगे उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो क्या वायर एक कंडक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, ये जो आपका पूरा वायर इसे लगा हुआ है ये तो आपका कंडक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास हो रहा है। अब यहाँ पे ना एक्चुअली में होता क्या, आप ये भी समझिए। ये आपका बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है मूवमेंट का? इधर से इधर। इट मीन्स इधर से इधर। यहाँ पे आप आई लिख दीजिएगा। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन। ओके। अब और ये आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर? इधर से इधर। अब इस डायग्राम में ना आप बहुत कुछ समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये डायग्राम। आपने बना लिया लेकिन अब आप इसको समझो, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या बात कहा गया है। सबसे पहले आप समझो बैटरी हमारा क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर नोन एज बैटरी, ठीक है, सिंपल सा। अब इस बैटरी का ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रिक और ये आपका क्या है? स्विच है, ठीक है। स्विच हो गया हमारा। और ये आपका अमीटर है, इसके बारे में भी हम पूरा बताएंगे आपको। ये आपका पूरा का पूरा वायर लगा हुआ है और वायर के अंदर आपका दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और एक इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट है, ठीक है। जल्दी देखिए ध्यान से। अच्छा, ये जो है ना, यदि यहां पे ये बिंदु ना रहे तो आपको क्या समझना है? स्विच आपका ऑफ है, ठीक है। लेकिन जब यहां पे आपको ये बिंदु डाल दे तो क्या समझेंगे आप? स्विच ऑन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप ये एज्यूम करो कि हमारा इस बैटरी से पूरा वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही हमारे इस पूरे तार में क्या दौड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा पूरे तार में? करंट। क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। मतलब कि हमारा बैटरी से तार जुड़ा हुआ था, जैसे हमने स्विच को ऑन किया वैसे इस पूरे तार में क्या फैल जाएगा? करंट फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन है किधर से किधर? इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते हुए फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे। यानी कि आपसे कोई पूछे कि बताओ एक, और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हम नीचे लिख भी देते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर कभी कभी शॉर्ट में केवल क्या मिलेगा आपको? सर्किट मिलेगा। जैसे कभी कभी शॉर्ट में यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको? इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे केवल करंट मिल सकता है। उसी प्रकार से कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की जगह पे क्या मिल सकता है? केवल सर्किट मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब आपका सेम है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही हमारा करंट इधर से इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। तो बताइए करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? कैसे बोलेंगे आप? लेफ्ट से राइट बोलेंगे क्या? नहीं, आप बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये इधर से तो जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की ओर आ रहा है। तो करंट का मूवमेंट का डायरेक्शन किसी भी सर्किट में किधर से किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है हमारा वो इधर से जा रहा है। इट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। किसका मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके साथ ना अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर एक्चुअली में हमारा करंट जनरेट होता कैसे? थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए आप। चलो बताते हैं। चलो देखो, जैसे ही आप स्विच को ऑन करें आपका इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है? इधर से इधर भाग रहा है। क्या ये तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पूरे कंडक्टर में? लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन होंगे। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक सिग्नल देगा। कौन? बैटरी। क्या भैया स्विच ऑन हो गया है, तुम भागना शुरू करो अब। तो जैसे बैटरी सिग्नल देगा इलेक्ट्रॉन को कि हाँ स्विच ऑन हो गया है, तुम भागो अब। और वो क्या करेगा? एक दूसरे से धक्का मुक्की करते करते भागेगा, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूरा एकदम धक्का मुक्की करके बहुत तगड़ा के दूसरे से इधर से इधर क्यों आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारा, जब आप खुद बताइए, आप ना अपने हाथ को बहुत जोर से रब करो, तो बहुत जोर से रब करो, बहुत जोर से गर्म होता है। तो जब बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे आपस में टकराते हुए,
कोई आगे चला जाएगा, कोई पीछे चला जाएगा, रेस चलता है यहाँ पे। तो बताइए जब कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, एक दूसरे से सब क्या खा रहा है, टक्कर खा रहा है, तो यहाँ इसमें हमारा क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, और वही हीट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट बस। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट किधर होगा, इधर की ओर, बस यही चीज हमारा इसे ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। तो आपके जो वायर इसमें लगा हुआ है, जैसे यह हमारा पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब हो गया कि करंट पंखा की ओर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पंखा से दूर भाग रहा है। यही तरीका है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का एक सर्किट में। कोई दिक्कत इसमें? तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एक्चुअली में हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। वो एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, वैसे ही एक बैटरी ना हमारा एक मैसेज पहुंचा देता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को बगल में जो है कि भैया तुम्हारा ना स्विच ऑन हो गया, भागो अब जल्दी से। तो ये भागना शुरू करेगा तो ये अगले वाले को धक्का मारते 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 सब कोई क्या हो जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। और इतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन है कि हर एक दूसरे को धक्का मारते हुए कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, और इससे क्या हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा। और यही हीट हमारा कहलाता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। बस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर तो इलेक्ट्रिक करंट उधर। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे आप बैटरी के बारे में जान चुके हैं। ये हम केवल आपके वायर को जूम करके दिखा दिए हैं। और ये आपका स्विच हो गया और ये आपका अमीटर हो गया। अब अमीटर क्या करता है बताते हैं। अमीटर सिंपल सा आपके करंट को मेजर करता है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। बस यही हमारा एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं अमीटर। ये क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको दे देंगे, लेकिन आप घबराइए मत। तो ये हमारा एक सर्किट में लगा हुआ होता है अमीटर, इसको हम लोग कहते हैं अमीटर। और ये हमारे करंट को मेजर करता है कि इस पूरे सर्किट में करंट हमारा कितना बह रहा है। सिंपल सा बात है इसमें, और कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात और, हमेशा आप कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश नहीं हमेशा ये करना है कि जब भी आप सर्किट बनाएंगे तो अमीटर को आप 3 ही जगह पे लिख सकते हैं। इस वाले रास्ते में कहीं भी लिख दो, इस वाले रास्ते में कहीं भी लिख दो, इस वाले रास्ते में भी कहीं भी बना दो अमीटर चलेगा। लेकिन कभी भी ऊपर वाले में अमीटर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा काम होता है पैरेलल का। तो वहां पे हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अमीटर हमेशा किधर लगता है, इधर की ओर, इधर की ओर, या फिर इधर की ओर। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज। आगे मिलेगा आपको, यानी कि अमीटर हमेशा आप कहां पे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। और सीरीज का सिंपल सा मतलब 3 डायरेक्शन, एक ये और एक। सिंपल से याद रखो, कुछ नहीं याद रखे तो अमीटर हमारा इस वाले लाइन में नहीं आएगा। बस इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है। बस बात खत्म। अब कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? तो ये हमने थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश ये किया कि हमारा आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। अब यहाँ पे ना ये तो हमारा पूरा सर्किट हो गया। अब हमारा सर्किट 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है ओपन सर्किट और एक होता है हमारा क्लोज्ड सर्किट। देखिए ओपन सर्किट का सिंपल सा मतलब है कि आप यहाँ पे जो ये बटन देख रहे हो ना, ये नहीं रहेगा। सिंपल ओपन सर्किट का मतलब यही है। ओपन सर्किट का मतलब स्विच आपका इसमें ऑफ रहेगा। यहाँ पे बटन हमारा नहीं है, इसका मतलब स्विच कैसा है, ऑफ है। और एक बात बताइए आप, क्या हमारा यदि सर्किट ओपन है यानी कि यहाँ पे यदि स्विच नहीं है तो क्या हमारा करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा सर्किट ब्रेक हो चुका है। यहां से ये अलग हिस्सा हो गया, ये अलग हिस्सा हो गया, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। फिर सवाल है कि सर करंट कब फ्लो करेगा? हाँ, जब स्विच ऑन रहेगा, यानी कि जब हमारा सर्किट कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, यानी कि आपका स्विच यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सर्किट 2 प्रकार का होता है। ये जब पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं 2 प्रकार का, पहला ओपन सर्किट और दूसरा क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का सिंपल सा मतलब है स्विच आपका ऑफ रहेगा, और स्विच ऑफ है इसका मतलब आपका करंट पास नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा हमारा होगा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब आपका बटन कैसा है, ऑन है, और ऑन है इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, तो बहुत कुछ आपने एक्सप्लेनेशन आज समझ लिया। अब इसका एक प्रॉपर सर्किट आपको बना के दिखाते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इसमें कुछ एडिशनल बातें भी लिख दी हैं। अब एक प्रॉपर सर्किट आप देखो वो क्या होता है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना, जहां पे दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा आप। और यही सब चीज आपको हम जब आगे बताएंगे ना तो आप इजिली कनेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे 2-3 बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ये टर्म आपको परेशान करेगा। पहला बात, इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग शॉर्ट में कभी कभी करंट कहेंगे, केवल पहला बात। दूसरा बात,
हाँ, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो चार्ज, समझ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। कहां से कहां मूवमेंट होगा उसका, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा बात क्या होगा, सर्किट का बात होगा। कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट लिख देगा, कभी कभी केवल सर्किट लिखेगा, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। और जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, समझिएगा ना कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ होगा, जो कि उसमें आमीटर होगा, बैटरी होगा, स्विच होगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको अपने माइंड में ला लेना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन सब कोई डायग्राम आप बहुत ध्यान से बनाते चले, जहां पे हमने लेवलिंग किया है उसको भी आप लिखिए सब चीज, क्योंकि आपको आगे समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब ना यहाँ पे हमें कंप्लीट सर्किट बना के दिखाते हैं आपको वो कैसा होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, मिटाएं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक कंप्लीट सर्किट बना के दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना मजेदार है ना कि यदि आप इसमें हर चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा ना कि यार मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम घुस के पढ़ रहे हैं क्या, इसको इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगले वाले क्लास में जब आए तो पिछले वाले क्लास की चीज़ों को आप रिवाइज करके आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके और ऐसा ना लगे कि हाँ पहली बार बैठे हैं, पूरा रिवाइज करके आया कीजिएगा, ठीक है। और हम बार बार बता रहे हैं क्लास 10th में फिजिक्स आपका 4 चैप्टर है, जिसमें से सबसे लंबा, मजेदार, कॉन्सेप्चुअल सब चीज इसी में है और इसमें फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा है। चलिए अब एक कंप्लीट सर्किट देखिए आप कैसे, और एग्जाम में आता है आपसे बोलेगा कि ड्रॉ अ कंप्लीट सर्किल या फिर ड्रॉ अ टिपिकल सर्किट। टिपिकल सर्किट का मतलब एक कंप्लीट सर्किट आप बना के दिखाओ, कैसा बनेगा देखो ध्यान से। यहां पे आप एक बल्ब लगा देना ताकि सर्किट में हमको ये तो पता चले ना, अच्छा सर्किट में बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए तो जरा यहाँ पे कितना सेल है हमारे पास, एक सेल। दूसरा कैसे बनाएंगे, इसी से लाइन खींचेंगे और ये बड़ा वाला देंगे, फिर ये छोटा वाला, 2 सेल, फिर ये कितना 3 सेल। और अक्सर आप कोशिश कीजिएगा कि 3 सेल तक बना दिया जाए, उतना एकदम सफिशिएंट समझा जाता है। आगे देखिए जरा ध्यान से, ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या होता है आपका स्विच होता है, जो कि अभी कैसा सर्किट आपका क्लोज सर्किट है, यानी कि करंट बह रहा है। और यहां पे आप एक बना देंगे आमीटर। अच्छा आमीटर बताते हैं अभी, रुकिए हाँ ये हो गया, और इसमें तो कुछ नहीं छूट रहा हमारा, नहीं अब बाकी सब चीज ठीक है। अब यहाँ पे आप करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन बना दो, किधर से किधर घूमता है वो, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इधर से इधर। और करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और बल्ब हम लोग को कैसे डिनोट करना है, ये वाला सिंबल, सिंपल सा। करंट हमारा बह रहा है, चलिए ये आपका क्या कंप्लीट सर्किट है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे ना आमीटर में भी 2 टर्मिनल लिखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो करंट हमारा इधर से जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से जा रहा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा होगा और नीचे वाला नेगेटिव। अब हमारा ये एक कंप्लीट सर्किट हुआ। और जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक कंप्लीट सर्किट का डायग्राम बनाओ या फिर एक टिपिकल सर्किट का डायग्राम बनाओ, तो आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, जिसमें एक बैटरी होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, आमीटर होना चाहिए, और आपका एक बल्ब होना चाहिए, ताकि पता तो चले ना कि हाँ वाकई में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट सर्किट हुआ। तो जब भी पूछे तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और हमेशा कोशिश ये कीजिएगा ना कि जब भी बैटरी बनाना हो तो 3 सेल काफी है, ठीक है, 2 थोड़ा सा कम लगता है, 3 सफिशियंट है। अब आपका ये कंप्लीट सर्किट हुआ, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो आज के क्लास में जो आपने पढ़ा
ये तो बेसिकली हमारा चैप्टर शुरुआत हो चुका है। हमने चैप्टर के अंदर की चीज़ों को भी कुछ यहाँ पे हमने बताया और कुछ अलग से इंट्रोडक्शन भी हमने दिया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एकदम करंट का फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका SI यूनिट क्या है, ये टोटल चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज कहा जा सकता है कि आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे जो आपने सीखा एक बार 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करते हैं फटाक से जल्दी से। पहला बात ये कि हमारे कंडक्टर में पहले के साइंटिस्ट ने ये बताया कि कंडक्टर में मूव करता है प्रोटॉन। क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का बाद में खोज हुआ तो उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि नहीं, प्रोटॉन कैसे मूव कर सकता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो फिर मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, ये आपने सीखा। उसके बाद फिर और आपने क्या सीखा? हाँ, आपने फिर ये सीखा कि हमारा सर्किट 2 प्रकार का होता है, क्लोज और एक ओपन। क्लोज सर्किट में ही हमारा करंट फ्लो कर सकता है। और क्लोज सर्किट को कैसे डिनोट करेंगे? ये डॉट देके, मतलब करंट आपका बह रहा है। और ओपन सर्किट मतलब ये बटन आपका यहाँ पे नहीं होगा। और क्या ओपन सर्किट यदि है नहीं, यदि यहाँ पे बटन नहीं है तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं, वो आपका ब्रेक हो चुका है सर्किट। ठीक है, ये आपने पढ़ा। और जब भी एग्जाम में आपसे एक कंप्लीट सर्किट पूछे तो आप ये बनाइएगा। ओके, चलो। और इसी सर्किट में ना हम लोग आगे बहुत कुछ ऐड भी करेंगे। इसमें हमको ऐड करना है वोल्ट मीटर, इसमें हमको ऐड करना है रेजिस्टेंस, ये सब चीज हम लोग इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में और अलग अलग चीजों को कल हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। लेकिन हाँ, एक बताओ, अगले वाले क्लास में कि कल जब आएंगे आप तो पूरा रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया था और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझा था। क्या उसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, उसमें आपने क्या समझा था 1 मिनट के अंदर हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बात, पूरा नहीं, मोटा मोटी जो आपने सीखा था उसको हम लोग एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं ताकि आज के कॉन्सेप्ट को हम लोग कल वाले चीज़ों से रिलेट कर पाएँ और इसको जोड़ पाएँ, हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, कल आपने ये पढ़ा था कि किसी भी, यानी कि इस पूरी दुनिया में जितना भी आपको लिविंग थिंग दिखता है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, और जितने भी आपको नॉन लिविंग थिंग दिखते हैं वो आपके एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हमको यहाँ पे लिविंग थिंग्स यानी कि सेल के बारे में बात नहीं करना है, हमको यहाँ पे बात करना है हमारे केवल और केवल एटम के बारे में। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कल आपको 2 टर्म समझाया था, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, यानी कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो सकता है, इसीलिए उसका नाम हम लोग देते हैं कंडक्टर। दूसरा हमारा था क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर हमारा कभी भी करंट को पास नहीं कर सकता, इसीलिए उसका नाम है इंसुलेटर। ठीक है, और अब यहाँ पे आप ये बताइए, कंडक्टर हमारा करंट को कंडक्ट कर पा रहा है, लेकिन कंडक्टर तो एक नॉन लिविंग थिंग है। इट मीन्स उसमें भी हमारा क्या होगा? एटम होगा। इसका मतलब हो गया कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं वो सभी के सभी लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन, जितने भी आप बोल लीजिए, उतने नंबर ऑफ एटम से मिलके हमारा कोई भी कंडक्टर बनता है। ठीक है, तो अब चूंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर हमारा एटम है, और एटम के अंदर मेनली हमारा 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया तो उस समय पे हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि देखो, कंडक्टर के अंदर जो है ना वो मूव करता है हमारा प्रोटॉन। ठीक है, तो उन्होंने हमको कह दिया, हमने मान भी लिया। और उन्होंने कहा था ना कि प्रोटॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से है? लेफ्ट से लेकर राइट की ओर, और वही डायरेक्शन किसका होगा? करंट का। ये पहली बार उन्होंने कहा था, यानी कि हमारा ये प्रोटॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा, प्रोटॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा इधर ही जाएगा। कल हमने यहाँ पे डायग्राम में बताया था आपको। लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आया उस समय पे इलेक्ट्रॉन का खोज किया ही नहीं गया था, लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नाम का जैसा भी कुछ चीज खोज लिया एटम के अंदर। फिर उन्होंने रिसर्च किया, बताया, तो उनको पता चला कि यार प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो कैसे मूव कर सकता है? वो मूव नहीं कर सकता, तो फिर मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा दिया कि हाँ, एक कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, लेकिन कहां से कहां? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमने आपको कल बताया था। तो हमने मान लिया कि हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे है कि सर इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप मूव करता है? नहीं। हमने कल क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ना एक मैसेज पहुंचाता है। कौन? हमारा बैटरी। जैसे हम लोग एक सर्किट में, अच्छा सर्किट भी हमने कल बनाया था, याद आ गया आपको? पिछले वाले क्लास का यानी कि सबसे लास्ट वाला आप डायग्राम देखिए। ऑनलाइन में बच्चे आप लोग भी अपने नोटबुक को खोलिए, कल वाला क्लास यदि आपने देखा है तो लास्ट में हमने आपको एक
प्रॉपर सर्किट बना के दिया था। उसमें ना एक बैटरी लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 3 सेल बेसिकली इसमें हमने आपको बताया था, तो हमारा बैटरी है। तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं ना, वैसे बैटरी ना एक मैसेज दे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, कि भैया सिग्नल मिल चुका, तुम अपना दौड़ना शुरू करो। तो पूरे सर्किट में दौड़ना कौन शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इतने नंबर में है कि वो एक दूसरे को ना धकेलते हुए आगे पीछे, कोई इलेक्ट्रॉन आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, इतना तेजी से वो मूव करता है कि इतना तेजी से मूव करता है ना कि उसमें ना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। आप खुद अपने दोनों हाथ को ऐसे रब करो, आपका दोनों हाथ ना बहुत हीट प्रोड्यूस कर देता है। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन आपस में भागते हैं, कोई आगे कोई पीछे, तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वही फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर देगा, हमारा हीट। और वही हीट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये भी जाना था कि जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है। और इसमें कुछ, चलिए उसके बाद फिर हमने बताया था आपको कि सर्किट हमारा 2 प्रकार का होता है। देखो हम ना जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे सर्किट, आप अपने माइंड में कौन सा डायग्राम लाएंगे, वही वाला डायग्राम, जैसे कल आपने बनाया था। जैसे एक बार लाइए, 1 मिनट, ये वाला डायग्राम, ये लास्ट वाला, ठीक है। सब कोई ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ये वाला कल बनाए होंगे। तो जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे सर्किट, आपके माइंड में तुरंत ये वाला डायग्राम आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारा सर्किट ना 2 प्रकार का था, हमने कल बताया था आपको, एक क्लोज सर्किट और एक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि आपका स्विच कैसा है, ऑफ है, और स्विच ऑफ होने का मतलब है कि आपका सर्किट ब्रेक है, यानी कि करंट उसमें फ्लो करेगा, नहीं करेगा। और जैसे हम तुरंत बोले क्लोज सर्किट, इट मींस आपका स्विच ऑन है और उसमें करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कल बताया था आपको एक डिवाइस एमीटर के बारे में। एमीटर के बारे में आज आप प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लीजिए, ठीक है। तो एमीटर के बारे में बताया था, हमने कहा था कि एमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग सर्किट में लगाते हैं, क्यों, ताकि हम लोग करंट को मेजर कर सके कि हाँ उस सर्किट में करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो कल वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझा था। आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को शुरू करेंगे, जैसे आपके बुक में है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो आप जान चुके हैं। अच्छा, आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करें सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, दोनों का मतलब सेम। उसी प्रकार से यदि वर्ड इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो सर्किट के बारे में हम लोग कल जान चुके हैं। आज हम लोग ज्यादा तरीके से और ज्यादा गहरे तरीके से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आप हल्का फुल्का कल जान चुके हैं, लेकिन आज इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे, SI यूनिट को देखेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स भी आज बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हमारा शुरू किया जाए। तो टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये हमारा आज का क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है। शुरू किया जाए, चलिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट आप जान चुके हैं क्या होता है, डायग्राम आपके सामने है, माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, चलिए वही देख लीजिए। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा मतलब है एक कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। कंटिन्यूअस पाथ का मतलब है कि एक रास्ता होना चाहिए जो कि लगातार होगा, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होगा, उसमें क्लोज होगा, और उसके थ्रू क्या पास कर रहा होगा, हमारा करंट पास हो रहा होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अपने माइंड में वही वाला डायग्राम लाइए, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है थोड़ा इसके बारे में समझिए। इसके बारे में क्या लिखा हुआ देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। अच्छा, जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो चार्ज, क्या समझेंगे, याद कीजिए, कल हमने बताया था आपको, नहीं चार्ज का मतलब आपको हमेशा समझना है इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन समझना है आपको, कहीं पे आप लिख लो जहां पे आपका ध्यान बार बार जाता रहे। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मेरे हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया ना तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको बहुत एग्जाम्पल देना पड़ेगा तब आप इसको समझ पाएंगे। तो अभी फिलहाल आप इस इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। छोड़ना नहीं है, बताएंगे पूरा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना कुछ टर्म इस्तेमाल हुआ, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है,
किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ये आपको नहीं मालूम है। अगला, उसके बाद फिर हाँ यूनिट टाइम क्या यहाँ पे बात हो गया, ये भी नहीं मालूम आपको, तो फिलहाल अभी आप डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको भी छोड़ दो आप, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास दो डेफिनेशन है, एक ये वाला है और एक ये वाला, आपको जो मन करे आप वो लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन पहले समझोगे तब तो समझेंगे हम इसको समझेंगे, अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पहले इसके बारे में समझिए आप, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, आप यहां पे ना एज्यूम करो कि ये हमारा वही वाला कंडक्टर है जो हमने कल बार बार आपके सामने बनाया। क्या है ये हमारा कंडक्टर है जो कि हमने कल आपके सामने बार बार बनाया था। तो हम यहां पे थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि आपका क्या है, कंडक्टर है, और सिंपली आप समझ सकते हो इसको क्या, आयरन रॉड समझ लो, सिंपल सा, जैसे कि कल हमने कोई एग्जांपल दिया था। हम दूसरा एग्जांपल नहीं देना चाहते हैं कंडक्टर का, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें ना रिलेट करने में आसानी हो जाए, जो कि हमने कल पढ़ा था वो आज ही पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। चलिए, ये हमारा कंडक्टर है और ये आपका आयरन रॉड है, ठीक है। अच्छा, क्या आयरन रॉड हमेशा आप क्या समझते हैं, क्या खाली वाला आयरन रॉड नहीं होता है जिसके अंदर होल होता है? जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि मेरे पास ये कॉपी है, कुछ लचीला चीज है आप लोगों के पास, कोई एक पेपर दीजिए, पेपर बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, कोई पेपर है आप लोगों के पास फाड़ा हुआ, जैसे ये वाला हमारे पास, चलिए एक मिनट आपको समझाते हैं हम क्या है ये, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये, और कंडक्टर का एग्जांपल हम कोशिश करेंगे कि हर बार आपको इसी पेपर से समझाया जाए, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप क्या समझो, ये जो पेपर हमने फोल्ड किया है ये वाला, ये आपका कंडक्टर है, सिंपल सा आयरन का रॉड है, जिसमें बीच में हमारा क्या है, होलो है, यानी कि होलो सिलेंडर आप इसको समझ लो, चलो वो उतना भी छोड़ दो, सिंपल सा मतलब समझो कि ये हमारा आयरन का रॉड है जिसके बीच में होल है, बात खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जरा एक बात बताइए, यदि ये हमारा गोल है कंडक्टर, यदि हमारा गोल है, इट मीन्स इसके हर मोड़ पे यानी कि हर पॉइंट पे क्या बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है, यानी कि इतना बड़ा कंडक्टर यदि हमारा गोल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें ना लाखों करोड़ों छोटे छोटे सर्किल हैं रिंग के तरह, उस वो आपस में मिले हुए तब जाके हमारा पेपर बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से। जरा देखिए ध्यान से, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, पांचवा वाला, छठवां, इस प्रकार का ना बहुत सारा हमारा सर्किल यानी कि रिंग आपस में जुड़ा है तब जाके ये आपका बनाना। सिंपल सा वैसे समझो, यदि हमारा गोल है तो ये हर मोड़ पे क्या बना हुआ होगा, इसका एक सर्किल बना होगा गोल, और उसी को हमने आपस में एक साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या बन गया, कंडक्टर, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बताइए, यहाँ पे ना ये कंडक्टर है तो हर मोड़ पे क्या बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ इसी प्रकार का डिजाइन हमारा यहाँ पे यहाँ 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 हर जगह पे पूरा बना हुआ है, तभी हमारा ये कंडक्टर तैयार हुआ है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किधर से किधर मूव करेगा, इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर आ रहा है, ज्यादा नहीं बनाएंगे नहीं तो फिर गंदा लगने लगेगा, इलेक्ट्रॉन 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 और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इस कंडक्टर के हर मोड़ पे एक सर्किल बना हुआ है छोटा छोटा सा, यहां 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 हर जगह पे बना हुआ है, इसी एरिया को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो आप गोल वाला देख रहे हैं यही हमारा कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा ये भी तो एक सर्किल ही हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, सिंपल सा बात है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी आपके सामने हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाइएगा कि अच्छा एक कंडक्टर है जो कि अंदर से खाली है और उसके हर जगह पे क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, उसी सर्कल को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। उससे भी समझ में नहीं आए तो आप ये अपने माइंड में ना ये वाला डायग्राम आप ध्यान में ला लेना, यानी कि जो हमारा गोल है पूरा होलो वाला जो आपको दिख रहा है, ये पूरा खाली वाला, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, सिंपल सा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यही हुआ और इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर की ओर मूव करता है। तो हर एक डायग्राम को आप कोशिश कीजिएगा कि बनाया जाए, तो ये तो समझाने के लिए था, तो ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा और यही हमारा कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि यही हमारा कहलाएगा क्रॉस
सेक्शन एरिया। और चूंकि ये कंडक्टर का है तो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, अब यहां पे आपको समझ में आएगा बहुत ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, चलिए समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप डेफिनेशन पे आएंगे ना तो बिल्कुल अब आपको समझ में आ जाएगा। और कहा गया, चलो अभी ना आप डेफिनेशन को छोड़ो, आप इस वाले पॉइंट पे आओ, ये दोनों पॉइंट हम समझाएंगे आपको। ठीक है, अब इसमें आओ, देखो ध्यान से। इफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू का मतलब हो गया कि क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इफ चार्ज क्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन, और चार्ज को देखो हमने यहाँ पे आपके सामने बार बार वर्ड इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं, जबकि इस बुक में कहीं भी इलेक्ट्रॉन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए करें ताकि आप चीजों को समझ पाए ज्यादा। तो जब भी आपके सामने हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे चार्ज, आप समझ जाएगा किसका बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। और यहाँ पे इफ चार्ज क्यू फ्लोज, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। सिंपल सा बात, आपके सामने यहाँ पे अभी फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो इफ चार्ज क्यू यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, उसको हमने किससे डिनोट किया, क्यू से। फ्लोज थ्रू अ एरिया, फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि यदि हमारा चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर आएगा, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना ये पॉइंट। इफ चार्ज क्यू, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो इफ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि जब एक कंडक्टर में जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, जब इससे हमारा चार्ज क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो हो जाए इन टाइम टी, कुछ समय में, देन द इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से, कल हमने आपको बताया भी था। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, मतलब कि जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, पार हो जाए, इधर से इधर की ओर आ जाए, कितने समय में, टी में, यानी कि कुछ समय में। अब देखो आप खुद बताओ, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इधर पास होगा, उसको कुछ समय तो लगेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस तरीके से बनेगा। फॉर्मूला यहां पे बता रहे हैं हम आपको। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन, और चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, अब इसका इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला क्या बना, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां पे आपको क्या समझना है, Q का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, समझे बहुत ध्यान से। Q का मतलब चार्ज, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, T का मतलब टाइम, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। बस यही आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। अब इसका पूरा SI यूनिट ये सब भी पूरा आपको बताएंगे, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक करंट का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। ये तो फॉर्मूला सिंपल सा हो गया कि I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, Q हमारा चार्ज के लिए है, और T हमारा टाइम के लिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन कोई पूछे ना कि इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन जरा करके बताओ तो क्या होगा, आपने क्या समझा फॉर्मूला में, तो आप ऐसे बताना कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जब हमारा चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, फ्लो कर जाए, उस एरिया से होते हुए इधर आ जाए, कितने टाइम में, टाइम टी में, मतलब कि कुछ समय में, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी। बस सिंपल यही चीज है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का आपका ये हो गया फॉर्मूला। अब कोई दिक्कत इसमें, तो चलते फिरते यदि कोई पूछे कि बताओ आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ समय में यदि कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, पास हो जाए उसके थ्रू होते हुए, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, क्यू बाई टी होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, और बात समझ में आई है। चलिए अब आप इसके डेफिनेशन पे आइए, बहुत ध्यान से अब इसका आप डेफिनेशन समझो। अच्छा यहां पे ना एक टर्म और लिखा था, कहां गया हमारा वो, इन टाइम टी, नहीं ऊपर लिखा हुआ है, चलिए
सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखो। देखो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बोले तो ये, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बोले तो ये, लेकिन वो दोनों मिलता जुलता है। क्या देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब यहां पे है 1 सेकेंड। यूनिट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास में, वंस प्लेस को हम लोग क्या कहते थे, यूनिट प्लेस। यूनिट का मतलब 1। ठीक है, अब थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं क्या कहा गया इसमें। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ये हो गया कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कंडक्टर के, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना हमारा चार्ज फ्लो कर गया, कितने समय में, 1 सेकेंड में, यही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। बस सिंपल। और क्या यही चीज हमारा फॉर्मूला में भी है कि नहीं, वही चीज तो है। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी वही चीज है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, क्योंकि चार्ज का हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, क्यू से, कितना चार्ज हमारा फ्लो कर गया कितने समय में, 1 सेकेंड में, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। सिंपल। तो डेफिनेशन पूछे तो आप ये वाला बताइएगा, फॉर्मूला पूछे तो I = Q/T बताइएगा। कोई पूछे कि I किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, Q किसके लिए, चार्ज के लिए, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और T मतलब टाइम। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो अब मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में इसको रखिएगा। ये सब आपके इधर इलेक्ट्रॉन हो रहा है पास, किसके थ्रू होते हुए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से होते हुए। तो वही बात इसमें लिखा गया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना चार्ज पास हो गया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल डेफिनेशन, ये फॉर्मूला आपके सामने ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज हमारा इसमें भी लिखा हुआ है शॉर्ट में बस। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में कितना आपका चार्ज फ्लो कर गया, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर गया क्रॉस सेक्शन एरिया से, यही हमारा है। तो आपके सामने दोनों डेफिनेशन है, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात आपका सेम है, गलत नहीं कर सकता कोई। अब आगे बढ़े हम लोग। तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला सिंपल सा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I, चार्ज मतलब Q, टाइम मतलब T। तो I = Q/T। अब इसका कुछ SI यूनिट भी है, उसको भी आप जान लीजिए। देखिए ये जो आप Q देख रहे हैं, ये Q किसके लिए है, चार्ज के लिए है, यानी कि, और चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको ना चार्ज समझ में नहीं आ गया, सर आप चार्ज क्या बोल रहे हैं, क्या समझो सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन। सिंपल, ठीक है। तो चार्ज का SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट इज कूलम। SI यूनिट इज COULOMB, कूलम। और इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल C से, याद रखिएगा। यानी कि चार्ज को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल Q, लेकिन चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम, COULOMB, कूलम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये टाइम, टाइम का SI यूनिट तो आप जानते हैं, SI यूनिट इज, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, डिनोट करते हैं स्मॉल s से, स्मॉल s, याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए तो ये नीचे वाला कैमरा में आ रहा है पूरा सही, इसका नीचे वाला बस सेकेंड आ रहा है, चलिए ठीक है। और इसमें एक हमारा बच रहा है लास्ट, ये इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI यूनिट क्या होता है देख लो, SI यूनिट इज एम्पियर, AMPERE, और इसको लिखते हैं कैपिटल A से, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ना फैला के लिखिएगा ताकि आपका ये चीज भी अच्छे से समझ में आ जाए आपको। हम, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल I से, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, डिनोट करेंगे कैपिटल A से। चार्ज का
यानी कि चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा कैपिटल क्यू, लेकिन इसका एसआई यूनिट होता है हमारा कूलम, यानी कि कैपिटल सी। और टाइम का तो आपको मालूम ही है, सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अच्छा यहाँ पे ना ये जो एम्पियर नाम पड़ा है, एसआई यूनिट जो हमारा आया है इलेक्ट्रिक करंट का, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर आया था, एंड्रे मैरी एम्पियर, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हमको दिया था, इसीलिए इनके नाम पे ये हमारा आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे आइए आप, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट मतलब क्या? वन। यूनिट का जब भी आपके सामने जिक्र हो तो सिंपल से समझिए, यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। तो एक एम्पियर करंट कब होगा? सिंपल सा मतलब कि देखो यहां पे ना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या? एम्पियर। तो एक एम्पियर करंट हमारा कब होगा? फॉर्मूला पे आप पुट करके बता सकते हैं क्या होगा। जब एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो जाए तो करंट हमको कितना मिलेगा? 1 एम्पियर का, क्योंकि उसके साथ आपको एसआई यूनिट लगाना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, भैया 1 केजी आलू दीजिए, केजी आपने लगाना लास्ट में, केजी क्या उसका एसआई यूनिट है। तो यहां पे सिंपल सबसे पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताओ, मतलब कि 1 एम्पियर करंट कब होगा? तो कब होगा देखो, व्हेन 1 कूलम। अब यहां पे 1 कूलम का मतलब क्या? चार्ज का बात करने के बल हम यहां पे, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। मतलब कि 1 एम्पियर करंट हमारे पास तब आएगा जब 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो जाए 1 सेकेंड में। अच्छा, इसी चीज को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। करंट, करंट का फॉर्मूला आई होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। इसी पे यदि हम लोग पुट कर दे तो क्यू, क्यू मतलब चार्ज, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम कितना दिया गया है? 1c डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया है? 1 सेकेंड। कितना आया आपके पास? 1 कूलम पर 1 सेकेंड। लेकिन क्या यहां पे हम लोग 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। इट मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 एम्पियर। बस हो गया, सिंपल। तो ये आपका यहां से जब भी आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझा के बताइएगा कि हाँ भाई फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 कूलम दिया गया है और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड दिया गया है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 कूलम पर सेकेंड आएगा। इट मीन्स यही हमारा होता है 1 एम्पियर। बात खत्म। यही हो गया हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए, उसके बाद फिर अब आ जाइए आप इसमें, देखो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। अब देखो करंट का एसआई यूनिट आपने एम्पियर पढ़ा, लेकिन इसका ना स्मॉल क्वांटिटी भी होता है। अच्छा एक बात बताइए, केजी हमारा बड़ा यूनिट हुआ या ग्राम हमारा बड़ा यूनिट हुआ? केजी। इसी प्रकार से हमारा एम्पियर क्या हो गया? बड़ा यूनिट हो गया। एम्पियर से हमारा छोटा यूनिट होता है कौन कौन सा? देखो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को कैसे लिखेंगे? 1 स्मॉल एम कैपिटल ए। तो 1 मिली एम्पियर में कितना करंट होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर, जो बहुत कम है। 10 टू द पावर -3 का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? सिंपल सा मतलब ये आपका पॉइंट में आने वाला है, तो ये बहुत कम है। ठीक है, उसी प्रकार से और किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? माइक्रो एम्पियर में। तो 1 माइक्रो एम्पियर को कैसे लिखेंगे? 1, और ये यू इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो आपने यू लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे निकाल देना है, आपके बुक में भी ये दिया गया है। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। ये आप याद कर लीजिएगा 2 वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है और हम बताएंगे भी जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनाने का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे ना, तो इस प्रकार का सवाल आपको देंगे हम। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये हमारा क्वांटिटी हो गया, स्मॉल क्वांटिटी हो गया किसका? एम्पियर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब उसके बाद आपने पढ़ा एमीटर के बारे में। एमीटर हमारा सिंपल सा क्या है? इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये सिंपल सा क्या करेगा? सर्किट में
इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, यही हमारा डिवाइस है। और हमने कल बताया था कि हमेशा मीटर आप कहाँ पे कनेक्ट करोगे सर्किट में, सीरीज में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का सिंपल सा मतलब आप इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले में आप नहीं कर सकते हो। ये हमारा पैरेलल का निशानी होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बस यहां पे कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप पूछिए यहां तक में कोई डाउट, बात समझ में आई है? तो यहां तक का जो भी आपने क्लास पढ़ा ये आपका बहुत मजेदार चीज था। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे से घिसपिच हो गया, लेकिन आप उसको संभाल के रखिएगा कि चार्ज का यानी कि क्यू का SI यूनिट होता है हमारा कूलम, डिनोट करते हैं कैपिटल C से। टाइम का तो आपका मालूम है सेकंड स्मॉल s, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यानी कि कैपिटल A, ठीक है। इसका ये SI यूनिट होता है। अब यहाँ पे ना आप एक नोट करके NOT लिखिए, उसके बगल में आप ये पॉइंट लिखो पहले। अब इससे ना एक न्यूमेरिकल्स है आपका, और आपके बुक में पूछा गया, वो भी हम बताएंगे। An electron possesses a charge of -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, बताइए थोड़ा। देखो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कुछ भी बोले, सिंपल सा आपको समझना है इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, यानी कि कितना कूलम चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और कूलम का मतलब क्या, सिंपल सा, किसका ऐसा यूनिट है ये, क्यू। क्यू का मतलब चार्ज, सिंपल। तो यहां पे ना कंफ्यूज मत हो, यहां पे सिंपल सा आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का पे चार्ज होता है। कैसा चार्ज, वो भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला पॉइंट ना अभी फिलहाल आप लिखो, उसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम बताते हैं, लिख लिया आप। चलिए तो यहां पे सिंपल सा आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है, लेकिन किस में, नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए इसको आपने लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इससे ना रिलेटेड हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल के बाद फिर हम आएंगे इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, हम ना बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपके चलते चलते क्लास में नहीं बताने वाले हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम आपको तब बताने वाले हैं जब हमारा एक पूरा का पूरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि लास्ट में। लेकिन बीच बीच में ना कहीं कहीं पे आपके सामने फॉर्मूला आएगा, उसका SI यूनिट आएगा, उसको कैसे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, ये हम बीच बीच में आपको एक एक दो न्यूमेरिकल्स लेते लेते आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए हालांकि मेन न्यूमेरिकल्स का सिलसिला हमारा लास्ट में तो चलेगा ही, लेकिन बीच में भी मिलता रहेगा, तो हम बीच में भी आपको बताते रहेंगे। चलिए आ जाइए थोड़ा सा, अब इसमें इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब एक सवाल आपके सामने लिखते हैं, उसको बना के दिखाते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा एहसास हो पाएगा कि किस तरीके से हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, पहले ना न्यूमेरिकल्स नहीं, पहले न्यूमेरिकल नहीं बल्कि, चलो कोई बात नहीं, दोनों सेम ही चीज है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लीजिए। अब इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल हम बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। और डायग्राम तो खास करके आप लोग पूरा बनाइएगा, एक भी डायग्राम आपको छोड़ना नहीं है इसमें, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा आपको आगे दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक हम न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बताइएगा थोड़ा, ये वाला बताइएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, बल्कि एग्जाम्पल है, ठीक है। बताइए क्या है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric
by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. चलिए यही तक है। ये आपका एक सवाल है, इसको कैसे हैंडल करना है चलिए देखिए। इस प्रकार का सवाल ना हम आपको बहुत सारा बताएंगे, आप यकीन मानिए। लेकिन फिलहाल हमारे सामने एक फॉर्मूला आ चुका है आई का, यानी इलेक्ट्रिक करंट का। उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं थोड़ा सा आपको, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और बिल्ड हो सके, मजबूत हो सके। देखिए इसमें क्या कहा गया है। न्यूमेरिकल्स को बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। पहले आप चीजों को समझिए अच्छी तरीके से, क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जो वैल्यू दिया गया है वो लिखिए। यदि वो अपने SI यूनिट में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, चल देखिए पहले ध्यान से लिखिएगा बाद में, क्योंकि ये वाला हम नहीं मिटाने वाले हैं। देखिए इसमें कहा गया है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अच्छा 0.5 के बाद जैसे कैपिटल ए लग गया वैसे समझ जाएंगे ये हमारा किसका वैल्यू दिया गया है, आई का वैल्यू दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का दिया गया है 0.5 एम्पियर। अब आप हमसे ये बोलेंगे कि सर आपने पूरा इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं लिखा, ELECTRIC CURRENT क्यों नहीं लिखा। अब हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, आई। तो इट मींस आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर दिया गया इसमें पहले से। आगे बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अच्छा ये 10 मिनट दिया गया, ये क्या दिया गया आपको, टाइम। और टाइम को हम लोग कैसे लिखते थे, स्मॉल टी। टाइम कितना दिया गया है, 10 मिनट्स दिया गया है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, अभी पूरा सवाल का ना मतलब समझाएंगे, पहले बताइए क्या टाइम अपने SI यूनिट में है क्या, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो बताइए इसको सेकंड में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, कितना, 60 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, उसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज बोला, इसमें चार्ज आपके सामने बढ़ाया ना, इट मीन्स चार्ज का मतलब क्या निकालने के लिए कह रहा है हमको, क्यू का वैल्यू। वेरी गुड, क्यू का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इस पूरे सवाल का मतलब समझिए क्या था, जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पूरे सवाल का मतलब आप समझिए होता क्या। देखिए अ करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। फिलामेंट क्या होता है आप समझते हैं। अच्छा याद कीजिए, अब तो वो बहुत मतलब मार्केट में बहुत कम बल्ब मिलता है वो वाला, वो 15 रुपये वाला पहले बल्ब आता था ना, जो कि पीला लाइट करता था। अभी भी आता है 15 रुपये वाला बल्ब जो कि पीला लाइट करता था। और ये वाला बल्ब आपको अक्सर जो है ना स्वीट्स की दुकान में दिख जाएगा, जहां पे कि समोसे को गर्म रखने के लिए वो लोग जलाते हैं। कुछ ऐसा बल्ब हमारा होता था, थोड़ा सा यदि हमें आपको याद दिलाना चाहें तो। इस प्रकार का बल्ब होता था, याद कीजिए, और ये पीला लाइट करता था, येलो। ये मुश्किल से कितना 15 या 20 रुपए में मिल जाता था, अभी भी मार्केट में मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा खराबी क्या होता है मालूम है, जल्दी फ्यूज हो जाता है, फ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये वाला बल्ब आप सिंपल से समझो कि आपके घर में लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर में ये एक बल्ब लगा हुआ है। और एक्चुअली में बताइए ये बल्ब आपका लाइट कहां से देता है, ये जो 3 लकीर देख रहे हैं ना, लकीर के ऊपर जो एक वायर जुड़ा हुआ है वही आपका मेन लाइट देता है आपको, और यही हमारा फिलामेंट कहलाता है, यही आपका फिलामेंट कहलाता है। सिंपल सा फिलामेंट यदि आपको समझ में नहीं अभी आया ना सवाल में, मान लीजिए अभी तो हमने समझा दिया, मान लीजिए कभी आपको फिलामेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा क्या समझो, बल्ब। बस सवाल ये कह रहा है कि देखो आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब को आपने 10 मिनट लगातार जलाया,
ठीक है। और 10 मिनट जब आपने लगातार उस बल्ब को जलाया तो आपने करंट कितना खर्च किया? 0.5 एम्पियर का खर्च किया। तो बताइए कि आखिर चार्ज कितना आपने खत्म किया? सिंपल सा, चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आपके इस बल्ब से होके गुजरा होगा। बल्ब मतलब क्या? आपका ये कंडक्टर, सिंपल सा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा होके क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि देखो 10 मिनट तक लगातार आपने इस बल्ब को जलाया, करंट आपने इस्तेमाल किया 0.5 एम्पियर का, तो बताइए कि आखिर चार्ज आपने कितना इस्तेमाल किया? मतलब सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन आपका कितना उसके थ्रू होते हुए आपका बह गया होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पे आपको निकालना है चार्ज, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप इसको फॉर्मूला पे पुट करो। फॉर्मूला क्या होता है भाई? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, तो Q कितना आपके पास दिया हुआ है? क्या नहीं दिया गया है? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। I का वैल्यू आपके पास, हाँ, 0.5 डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू हमारे पास नहीं है। टाइम है क्या आपके पास दिया हुआ? बिल्कुल 600 दिया गया है। अब इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 0.5 है तो इसको हम लोग क्या 5/10 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा 600 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, बराबर इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? Q बच जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा जाइए आप, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? अच्छा 6, चलो इसको ना आप ऐसे लिख दो पहले, 5/10 इंटू 600 बराबर Q। यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको? हाँ, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल, तो आपके पास 300 बराबर Q आया। क्या ये आपका आंसर सही है? नहीं, आपका नंबर अभी भी काट लेगा। बोलो क्यों? हाँ, क्योंकि आपने इसमें SI यूनिट नहीं लिखा, और Q यानी कि चार्ज का SI यूनिट C, तो यहाँ पे आपको C मतलब कूलम लगाना पड़ेगा, वो भी कैपिटल C। यही हो गया आपका आंसर। इसका मतलब आप क्या समझे? थोड़ा ना इसको भी समझते हैं हम, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10 मिनट तक बल्ब को जलाया, करंट आपने इस्तेमाल इतना किया, और आपने चार्ज कितना इस्तेमाल किया? 300 कूलम का आपने चार्ज इस्तेमाल किया, यानी कि इतना आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वहां से पास हो गया। सिंपल सा है, इस बल्ब से होते हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। इसका मतलब ना थोड़ा सा भी हम और समझाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी थोड़ा सा हम और समझाते हैं आपको खोल के, लेकिन इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम ये पूरा मिटा देते हैं, अब आपको एक चीज नया चीज सिखाते हैं। और ये आपके बुक में एक सवाल दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब अभी थोड़ा सा हम और आपको गहराई से समझाते हैं, एक सवाल बताने के बाद, तब इसको आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आखिर यहां ऐसा कुछ हो सकता था। चलिए, एक क्वेश्चन है, बताते हैं आपको, जरा बताइएगा हमको। ये वाला, हाँ 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ पे लिख दें? चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Constituting 1 coulomb of charge. 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। और कुछ? चलिए, ये आपके पास सवाल दिया गया, आपके एनसीईआरटी बुक का है। यहाँ पे ये सवाल हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ना हम कुछ आपको और नया चीज समझाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा समझाते हैं आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल सा, एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल सा हम यही आपसे पूछना चाह रहे हैं, और सवाल भी आपसे यही पूछ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन को हम आपस में मिलाएंगे कि हमको 1 कूलम्ब का चार्ज मिल जाए। आप इसको इससे भी ऐसे भी समझिए, सिंपल सा क्या समझो, कितने इलेक्ट्रॉन को हम आपस में कंबाइन करें, एक जगह पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन को हम लाएं कि हमको चार्ज कितना मिल जाए, 1 कूलम्ब का हमको चार्ज मिल जाए।
इसका सॉल्यूशन देखिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे ना आपने जो नोट करके लिखा था एन इलेक्ट्रॉन पोजेज अ चार्ज ऑफ -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, वो लिखो। यहाँ पे देखो, हाँ ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अभी तुरंत आपने यहां पे पढ़ा था नोट में, क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना कितना चार्ज को पोजेस करता है, पोजेस मतलब उसके पास कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये था अभी तुरंत हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो हमने क्या लिखा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इतना कूलम, ठीक है। अब अच्छा, क्या इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो तो। अब ना यहाँ पे माइनस जो है, माइनस का मतलब यहाँ पे है कि हाँ इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है। तो अभी आप फिलहाल माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, केवल क्या लिखाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या इसी स्टेटमेंट को, ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्या थोड़ा सा हम घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होल्ड्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या अलग है या वही चीज है? वही चीज है। सिंपल सा मतलब है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। मतलब ये हो गया, इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करके अपने पास रखता है। बात वही कहना चाह रहे हैं हम, बस इसमें ना थोड़ा सा मेरा लॉजिक क्या कहता है वो देखो। मतलब कि इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, मतलब उसके पास इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो अब बताइए आप, एक कूलम चार्ज सो 1 कूलम चार्ज होल्ड्स ऑन 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्या लिखाएगा अब, इलेक्ट्रॉन। अब समझाते हैं क्या लिखा हमने। ऊपर में तो सिंपल सा हमने लिखा कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। इसी को हम घुमा के कैसे लिख दिए हैं, इतना कूलम चार्ज होल्ड्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना कूलम चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, अपने पास रखता है, ठीक है। अब बताइए कि आखिर जब इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है तो एक कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा। अब बात समझ में आया, क्या है, इतना कूलम चार्ज यदि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो हमको यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हमारा काम जो है ना यहीं से शुरू होता है मेन। अब देखो, तो यहां पे आप थोड़ा सा चाहें तो ऐसे भी डिटेल में लिख के चलते हैं। 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है देखिए जरा ध्यान से, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़िए, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू, अच्छा 10 टू द पावर -19 है, इसको हम ऊपर भेजेंगे, पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास केवल यहाँ पे बचेगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू, अब जरा देखो आप ध्यान से, ये आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं। 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 0.625 ऐसा कुछ आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 10 को आप डिवाइड करो 16 से, ऐसा कुछ आएगा आपके पास, इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़िए फिर। 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू, अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस 0 पॉइंट जो है ना, यानी कि हम इस पॉइंट को 6 के बाद शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, 0.6
6.25। हमने केवल क्या किया, इस पॉइंट को हमने यहां से उठाया, हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 0.6 का कोई मतलब है? 0 को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो हमने केवल क्या किया, इस पॉइंट को हमने 6 के बाद शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास 6.25। और हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा, जब भी हम लोग पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट में शिफ्ट करते हैं, जितना डिजिट आप शिफ्ट कीजिएगा उतना आपको 10 लिखना पड़ेगा। हमने कितने बार शिफ्ट किया, एक बार, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10 टू द पावर -1। मतलब क्या हो गया, यही आपके लिए बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। 10 टू द पावर 19 जहां हमारे पास है ही, बताते हैं क्या है। देखिए, जब भी आप, या आप नया चीज सीख लो, जब भी हम इस पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट की ओर रखेंगे, तो आपको मतलब जितने डिजिट आप करोगे उतना आपको पावर माइनस में देना पड़ेगा। 10 टू द पावर माइनस में, 10 टू द पावर माइनस में। हमने कितने बार शिफ्ट किया, एक बार, तो केवल क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -1। हम यहाँ पे 2 के बाद लिखते हैं, तो केवल क्या लिखते हैं 10 टू द पावर -2। अच्छा ये तो हो गया तब जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे। जब राइट से लेफ्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, फिर पावर किस में देंगे, पॉजिटिव में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कितना आया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस में और ये प्लस में है, बेस दोनों का सेम है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यही आपका मेन मुद्दा वाला चीज है, समझाते हैं बहुत डिटेल में कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि 1 कूलम चार्ज यदि आपको चाहिए तो आपको अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तब जाके आपको एक छोटा सा 1 कूलम चार्ज मिलेगा। सोचो, और ये इलेक्ट्रॉन आप कम मत समझना, पावर कितना है 18, सोच लो कितना होने वाला है। मतलब कि 6.25 इंटू कितने बार जीरो लिखो के बाद 18 जीरो, और मल्टीप्लाई करके देखो कितना बड़ा आपके पास वैल्यू आने वाला है। इतना बड़ा वैल्यू तो हम लोग शायद काउंट भी नहीं कर पाए, बहुत लंबा वैल्यू आने वाला है। इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं आपको, हम यहां पे आपको ये बताना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो बताइए हमको यदि 1 कूलम चार्ज चाहिए तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पड़ेगा। 1 कूलम चार्ज के लिए आपको इतना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पड़ेगा। तो अब यहां पे ना आपने ये तो देख लिया कि हाँ 1 कूलम चार्ज यदि आपको चाहिए तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तुरंत आपने ये न्यूमेरिकल्स बनाया था, आपके पास वैल्यू आया 300 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, तो सोचिए 300 कूलम में आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पहले इसका मतलब समझो। 1 कूलम चार्ज, अच्छा अभी तुरंत आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा था, ठीक है। और हमने जब आपको कहा कि यूनिट बताओ किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपने क्या बताया था, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपने क्या लिखा था 1C बाई 1T। इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मूला था, यही हमने पुट किया था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड में क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरना चाहिए, 1 कूलम, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा 1 सेकेंड में, तब जाके हमको करंट कितना मिलेगा, 1 एम्पियर का मिलेगा। एक बार दोबारा समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हमने यहाँ पे निकाला था तो हमारे पास चार्ज भी 1 कूलम था और टाइम भी हमारे पास 1 सेकेंड था। और 1 कूलम का मतलब क्या हो गया, आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया कि कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में यदि हमारा इतना इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है तब जाके हमको 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। सोचो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में पास करना चाहिए। और ये बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मालूम है क्यों, क्योंकि हमारे कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये आम बात है। लेकिन फिर भी नंबर में कितना बड़ा है, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, तभी हमको 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। सोचो
ये था हमारा ये चीज। अब तुम ये बताओ कि सोचो जब हमारा 300 कूलम हमको यहाँ पे चार्ज मिल रहा है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया होगा 10 मिनट में, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना था 10 मिनट। तो बताओ 10 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन हमारा पास हुआ। आपने चार्ज तो बता दिया कि हाँ सर चार्ज 300 कूलम, लेकिन यदि कोई पूछे अब तुमसे कि बताओ आपने ये न्यूमेरिकल्स तो बना दिया, न्यूमेरिकल्स में क्या था इसमें बेसिकली, एक आपके पास बल्ब था, उस बल्ब को आपने 10 मिनट तक जलाया, करंट आपने इस्तेमाल किया 0.5 एम्पियर का, आपसे पूछा गया चार्ज, आपने चार्ज कितना निकाला 300 कूलम। लेकिन यदि अब हमसे कोई पूछ दे कि उसी 10 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन हमारा पास कर गया, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से। तो सोचो आखिर 10 मिनट में हमारा कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास किया होगा, तब जाके हमारे पास आया 300 कूलम। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आई है? तो ये दो न्यूमेरिकल्स मेरा ना यहाँ पे बताने का खास मकसद ये है आपके लिए, एक बार दोबारा बता देते हैं उसके बाद क्लास खत्म करते हैं क्योंकि आज का हमारा टाइम हो चुका है। ये मेरा मकसद ये था कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो बताइए कि यदि हमको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। यदि आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। कोई दिक्कत इसमें? और इसका मतलब थोड़ा सा आपसे और कोई गहराई से पूछे तो इसका मतलब बताइएगा इस वाले फॉर्मूला पे पुट करके, ठीक है? मतलब कि यदि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर जाता है तो हमको करंट मिलेगा 1 एम्पियर का। सिंपल सा बात, ठीक है? चलो ये वाला सवाल तो बेसिकली हमने यहां पे बताया था इसलिए ताकि आप इसको इससे रिलेट कर पाओ कि जब 1 कूलम चार्ज में उतना इलेक्ट्रॉन होता है तो बताओ इतना कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 300 से, ठीक है? चलो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। तो ये आप इसको ना रिलेट भी करने आपको आना चाहिए। चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का क्लास हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल वाले क्लास में हम लोग एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कल समझेंगे। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।